हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके ट्रैकर पर। देखिए फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हम उत्तराखंड के जिला अध्ययन हम कर रहे थे। तो अभी तक हम 5 जिलों के बारे में पढ़ चुके हैं। नैनीताल उसमें है, पौड़ी है, हरिद्वार है, उत्तरकाशी और चमोली। आज हम पढ़ेंगे देहरादून के बारे में और उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में मैंने शामिल करने का कोशिश किया है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, देहरादून का गठन कब किया गया था? तो देहरादून का गठन कब किया गया था? 1817 में देहरादून को जिले के रूप में गठित किया गया और इसको सहारनपुर मंडल में शामिल कर दिया गया। ठीक है, कौन से मंडल में? सहारनपुर मंडल में। आपको ध्यान में रखना है, मेरठ मंडल में नहीं। 1825 में इसको कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन शामिल किया गया और 1829 में इसको कहाँ शामिल कर दिया गया? मेरठ मंडल के अंदर इसको 1829 में शामिल किया, जहाँ ये 1975 तक रहा। ठीक है, अगर हम देहरादून के क्षेत्रफल की बात करें तो 3088 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल के हिसाब से ये उत्तराखंड का 8वां सबसे बड़ा जिला है। अगला है इसमें पॉइंट क्वेश्चन हमारा कि देहरादून को गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया? तो देखिए 1829 में मेरठ में आ गया था और मेरठ मंडल में ही रहा ये 1975 तक। 1975 में इसको मेरठ मंडल से निकालकर गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया। तो ये पॉइंट पेपर में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है विधानसभा की सीटें देखते हैं। देखिए विधानसभा की सीटें कितनी हैं देहरादून में? देहरादून में विधानसभा की 10 सीटें हैं। आपको केवल 2 ध्यान में रखनी है क्योंकि ये आरक्षित सीटें हैं। इसमें से राजपुर जो है ये एससी के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जाति के लिए, और जो चकराता सीट है ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। आपको पता होगा एससी के लिए 13 सीटें आरक्षित हैं और एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, तो जो एसटी के लिए 2 सीटें हैं पूरे राज्य में, उनमें से एक देहरादून में है, वो है चकराता सीट। तहसीलों की बात करें तो 7 तहसील यहाँ पर हैं और 6 ब्लॉक देहरादून में हैं। चौथा प्रश्न है देहरादून से लगने वाले राज्य कौन से हैं? देखिए देहरादून से कौन कौन से राज्य टच करते हैं? उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ये राज्य देहरादून से टच करते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा राज्यों से लगने वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक राज्यों से लगने वाला जिला, तो वो है देहरादून, क्योंकि ये 2 राज्यों से लगता है। ठीक है, राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो ये प्रश्न भी कई बार पेपर में बन जाते हैं कि उत्तरी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला कौन सा है। यहाँ पर पूछ रहा है सबसे पश्चिमी जिला, तो देहरादून उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। देहरादून में प्रथम विधानसभा सत्र का आयोजन कब हुआ था? तो 9 जनवरी 2001 को पहला विधानसभा सत्र, राज्य का जो पहला विधानसभा सत्र हुआ था वो 9 जनवरी 2001 से शुरू हुआ था और देहरादून में ही हुआ था। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। शीतकालीन राजधानी जो है वो भराड़ीसैंण, गैरसैंण में स्थित है। ठीक है, चमोली में। अगला है देहरादून का ऐतिहासिक नाम क्या था? तो देहरादून का ऐतिहासिक नाम है पृथ्वीपुर या फिर शिवभूमि। ठीक है, पृथ्वीपुर और शिवभूमि किसका ऐतिहासिक नाम है? देहरादून का नाम है। और शिव से आपको एक और चीज़ याद आ रही होगी, जो हमने हरिद्वार वाले जो वीडियो थी उसमें पढ़ी थी कि शिव की राजधानी। ठीक है, तो शिव की राजधानी कहा जाता है हरिद्वार को और शिवभूमि कहा जाता है देहरादून को। हरिद्वार को शिव की राजधानी किसने कहा था? आप मुझे वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अन्य उपनाम अगर हम देखें देहरादून के तो सैनिक नगर, लीची नगर और वन संस्थान, ये देहरादून के अन्य उपनाम हैं। लीची नगर आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देहरादून को केंद्र सरकार ने लीची निर्यात जोन घोषित किया हुआ है। ये कई बार पूछा जाता है कि किस जिले को लीची निर्यात जोन घोषित किया है, वो है देहरादून। ठीक है, 8वां प्रश्न है रॉबर्स गुफाएं या चोरों की गुफाएं कहाँ स्थित है? देखिए कई बार एग्जाम में आपको दे देगा रॉबर्स केव क्या रॉबर्स गुफाएं कहाँ हैं, ये आपको पूछ लेगा चोरों की गुफाएं कहाँ हैं। तो ये कहाँ स्थित है? गुच्चूपानी, देहरादून में। टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो टपकेश्वर महादेव मंदिर की लोकेशन है देहरादून में और यहाँ पर एक विशाल मेला लगता है। कब? ये लगता है शिवरात्रि के टाइम पर। ठीक है, जो शिवरात्रि होती है उस पर मेला लगता है टपकेश्वर महादेव में। ये मंदिर कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं मालसी डियर पार्क कहाँ स्थित है? तो मालसी डियर पार्क की जो लोकेशन है वो भी है देहरादून। किन 3 वन्य जीव अभयारण्य को मिलाकर 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था? तो देखिए 2 पॉइंट आपको यहाँ से मिले। पहला पॉइंट तो यही है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। और इसके तहत 3 जो वन्य जीव अभयारण्य है यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन कौन सी? मोतीचूर, चिला और राजाजी। इन तीनों को मिलाकर एक बड़े से राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया। वो कौन सा था?
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ फैला है? ये देहरादून में फैला है, ये हरिद्वार में फैला है और ये पौड़ी में फैला है। तो इन 3 जनपदों में फैला हुआ है। देहरादून में हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। इसका कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 820.42 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। अगला है, मसूरी वन्य जीव विहार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मसूरी वन्य जीव विहार ये भी देहरादून में आता है। 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका कुल क्षेत्रफल देखें तो 10.82 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है और ये सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी कि सबसे छोटा वन्य जीव विहार उत्तराखंड का कहाँ स्थित है? देहरादून मसूरी में स्थित है। और कब इसकी स्थापना की गई थी? 1993 में। ठीक है। गंधक युक्त सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? देखिए, गंधक वाला सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ है? ये देहरादून में स्थित है। ठीक है। टाइगर प्रपात कहाँ स्थित है? तो टाइगर जो प्रपात है ये भी, इसकी लोकेशन भी देहरादून में ही। अन्य प्रपात भी हैं जैसे भट्टा फॉल है यहाँ पर, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। दत्तात्रेय भगवान के 84 सिद्धों में से कौन से 4 देहरादून में स्थित हैं? देखिए, इनसे प्रश्न बनता है। पहली बात देखिए, 84 सिद्धपीठ हैं, उनमें से 4 देहरादून में। आपको ये भी पूछ सकता है कितने हैं, तो 4 हैं। कौन कौन से हैं, नाम देख लेते हैं। कालू सिद्ध, लक्ष्मण, माणक और मांडू। या आपको एक प्रश्न ऐसा पूछा गया था अभी हाल ही के किसी एग्जाम में कि इनमें से कौन सा सिद्ध जो है वो उत्तराखंड में या देहरादून में स्थित नहीं है, और वहाँ पे नाम बदल कर दिया। ठीक है। तो आपको चारों ध्यान रखना है। 3 आपको इनमें से कोई दे देगा, एक आपको कोई अन्य नाम दे देगा, तो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है। अगला है, अशोक का कालसी अभिलेख किस भाषा में है? तो अशोक का एक अभिलेख मिला है उत्तराखंड से। कहाँ से मिला है? वो कालसी देहरादून से मिला है। ठीक है। और ये किस भाषा में है? ये पाली भाषा में है। और इस अभिलेख की जो लिपि है वो कौन सी है? वो है ब्रह्मी लिपि। तो ब्रह्म लिपि में है और भाषा कौन सी है? पाली है। किसका है? अशोक का है, 257 BC का। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट का। ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें कालसी की, तो कालसी कहाँ पर स्थित है? तो कालसी यमुना और टोंस नदी के तट पर स्थित है। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है, कालसी कहाँ पर स्थित है? यमुना और टोंस नदी के तट पर। अगला है, किस अभिलेख से यह पुष्ट होता है कि कुड़िंद लोग मौर्यों के अधीन थे? तो सही जवाब है कालची अभिलेख, क्योंकि कालची अभिलेख ही अशोक का था। इसलिए इससे पता चलता है कि जो कुड़िंद लोग थे उत्तराखंड में, जो कुड़िंद राज्य था वो किसके अधीन था? वो अधीन था मौर्य वंश के। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो राजकुमारी ईश्वरा, इनका अभिलेख मिला है लाखा मंडल से। ठीक है। और लाखा मंडल किन 2 नदियों के संगम पर है? ऐसे प्रश्न बनते हैं। अभी हमने ऊपर देखा था कालसी का। कालसी किसके संगम पर था? यमुना और टोंस नदी के। और लाखा मंडल किन 2 नदियों के संगम पर है? यमुना और रिखवाड़ नदी के तट पर बसा हुआ है। इनके संगम पर बसा हुआ है लाखा मंडल। ठीक है। अगला है, मूर्तियों का भंडार किसे कहते हैं? तो मूर्तियों का भंडार कहा जाता है लाखा मंडल को। ठीक है। लाखा मंडल यानी कि लाख मूर्तियां यहाँ पर इसलिए पाई जाती हैं, इसलिए इसका नाम बोलते हैं कि लाखा मंडल पड़ा। शिव की संहारक रूप की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो शिव जी की जो संहारक मूर्ति मिली है वो कहाँ से मिली है? वो भी लाखा मंडल से ही प्राप्त हुई है। और यहीं से गणेश जी की एक विशिष्ट मूर्ति भी प्राप्त हुई है। विशिष्ट कैसे है? कि उसमें गणेश जी मोर के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है। उनके दोनों ओर मोर हैं। ठीक है। मूर्ति के 4 हाथ हैं, 6 सिर हैं। तो ऐसी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? वो लाखा मंडल से। देहरादून की राजपुर नहर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजपुर नहर कहाँ स्थित है? देहरादून में है। इसका निर्माण कराया था रानी कर्णावती ने। ठीक है। इनको गढ़वाल की झांसी की रानी भी कहा जाता है। ठीक है। ये नागकटी रानी कहा जाता है। ठीक है। झांसी की रानी शायद जिया रानी को कहा जाता है। नागकटी रानी किसको कहा जाता है? रानी कर्णावती को। अगला है, किस मंदिर के शिवलिंग पर जल डालने पर अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है? तो सही जवाब है लाखा मंडल के शिव मंदिर पर। जो लाखा मंडल में एक शिव मंदिर है, उस पर जब कोई व्यक्ति अपना जल डालता है तो उस पर उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है। और किस शैली में ये बना हुआ है? आपको प्रश्न पूछेगा कि लाखा मंडल स्थित शिव मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो यहाँ उत्तराखंड शैली में बना हुआ है। अगला है, पुलिंद राजा विराट की राजधानी बैराटगढ़ी थी, यह किस चोटी पर स्थित है? देखिए, पुलिंद राजा जो था विराट, इसकी राजधानी चौरानी चोटी पर स्थित है। ठीक है। राजधानी कौन सी थी? विराटगढ़ी, और ये चौरानी चोटी पर है। जौनसारियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल हनौल किस देवता को समर्पित है? तो ये महासू देवता यानी कि शिव जी को समर्पित है। ठीक है। हनौल किनका एक प्रमुख स्थल है? वो है जौनसारियों का। और किन को समर्पित है? महासू देवता को। आपको ध्यान में रखना है। अगला है, प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट रामताल गार्डन कहाँ स्थित है? तो रामताल गार्डन की लोकेशन है देहरादून में। ठीक है। अगला है,
पर्यटन स्थल काणासर कहाँ स्थित है? तो देखिए काणासर क्या है, एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, इसकी लोकेशन भी देहरादून में है। ठीक है, अभी मैं आपको इस वीडियो के एंड में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो इस पीडीएफ में मैंने नहीं लिखे हैं। ठीक है, जो मैं आपको जो उत्तराखंड जी के वन लाइनर वाली सीरीज में आप देख चुके हैं देहरादून से संबंधित, एक बार हम उनको फटाफट से रिविजन कर लेंगे। ठीक है, पर्वतों की रानी मसूरी की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 2005 मीटर ऊंचाई है पर्वतों की रानी मसूरी की। ठीक है, मसूरी को क्या कहते हैं? पर्वतों की रानी। मसूरी की खोजकर्ता कैप्टन यंग किस मूल के थे? देखिए यहाँ पर भी 2 पॉइंट आपको मिल गए। पहली चीज़, मसूरी की खोज किसने की थी? कैप्टन यंग ने की थी, और ये आयरिश मूल के थे, यानी कि ये आयरलैंड के थे। ठीक है, और इन्होंने खोज कब की थी? 1825 में इन्होंने मसूरी की खोज की थी। अगर पूछा जाए मसूरी में जो पहली बिल्डिंग बनाई गई थी, पहली इमारत बनाई गई थी, तो वो 1827 में बनाई गई थी। ठीक है, इसीलिए जो मसूरी या देहरादून की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर मसूरी की स्थापना 1827 ही दी गई है। ठीक है, हो सकता है जो ये पहली इमारत बनी थी उसी से ये मसूरी की स्थापना वहाँ पर मानते हो। ठीक है, लेकिन बुक्स में क्या दे रखा है? 1825 में कैप्टन यंग के द्वारा। ठीक है, अगला है, किसने मसूरी को अंग्रेज़ों को पट्टे पर दिया था? तो मसूरी को अंग्रेज़ों को दे दिया था सुदर्शन शाह ने। ठीक है, तिब्बत से निर्वासित होने पर दलाई लामा सर्वप्रथम कहाँ पर आए थे? देखिए जब चीन द्वारा तिब्बत पर अधिकार कर लिया गया तो वहाँ से दलाई लामा जो थे ये वहाँ से निकाले गए। तो ये कहाँ पर आ गए थे? ये सबसे पहले मसूरी में ही आए थे 1959 में। उसके बाद ये हिमाचल के धर्मशाला चले गए थे। ठीक है, अगला है, गंगोत्री एवं यमुनोत्री का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है मसूरी को। और अगर प्रश्न ऐसे होता कि चारों धामों का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो जो हमने हमारी पिछली वीडियोस में देखा था, हरिद्वार को। ठीक है, हरिद्वार वाली वीडियो में। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना कब की गई? तो देखिए जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी है, इसकी स्थापना 1 सितंबर 1959 को की गई थी। कहाँ स्थित है? ये मसूरी में स्थित है। ठीक है, शुरुआत में इसके नाम के आगे लाल बहादुर शास्त्री नहीं जोड़ा गया था, इस संस्था को लाल बहादुर शास्त्री के नाम से 1972 में जोड़ा गया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है, कैंपटी फॉल कहाँ स्थित है? तो देखिए हम ऊपर क्या कौन सा फॉल हमने पढ़ा था? टाइगर प्रपात हमने पढ़ा था। अब देख लेते हैं कुछ फॉल झरने को। कैंपटी फॉल, इसकी लोकेशन भी मसूरी में है। अन्य फॉल कौन कौन से हैं? मैसी फॉल, भट्टा फॉल और हार्डी फॉल। तो ये प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, आपको पूछ लेगा मैसी फॉल कहाँ है, भट्टा फॉल कहाँ है और हार्डी फॉल कहाँ है। भट्टा फॉल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के ऊपर जो उत्तर भारत की पहली और उत्तराखंड की भी पहली जो विद्युत परियोजना है वो इसी फॉल के ऊपर बनाई गई है। ठीक है, ग्लॉगी परियोजना। लंडौर बाजार, लाइब्रेरी बाजार या कुलड़ी बाजार कहाँ स्थित है? ये तो सारे बाजार कहाँ स्थित है? मसूरी में ये स्थित हैं। कैमल्स बैंक कहाँ स्थित है? तो ये भी इसकी लोकेशन कहाँ है? मसूरी में है। ठीक है, जो मसूरी का पिछला हिस्सा है उसी को कैमल्स बैंक कहा जाता है। ठीक है, मसूरी स्थित ज्वालाजी मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये प्रश्न ये मिल गया पहला कि ज्वालाजी मंदिर कहाँ है, तो ये मसूरी में है, विनोग पहाड़ियों पर। ठीक है, विंटर लाइन कार्निवल कहाँ मनाया जाता है? तो विंटर लाइन कार्निवल जो होता है, देखिए ये स्विट्ज़रलैंड में मनाया जाता है, लेकिन भारत में ये मसूरी में मनाया जाता है। ठीक है, विंटर फेस्टिवल देहरादून में है। अगला है, प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के बीच खुड़बड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो खुड़बड़ा का जो युद्ध हुआ था ये प्रद्युमन शाह के बीच हुआ था और गोरखाओं के साथ हुआ था। देखिए प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के बीच हुआ था। इस युद्ध में प्रद्युमन शाह शहीद हो गए थे। ये युद्ध हुआ था 14 मई 1804 को। खुड़बड़ा का मैदान की लोकेशन कहाँ है? यह देहरादून में स्थित है। देहरादून स्थित रामपुर मंडी के पास यमुना में कौन सी नदी मिलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए रामपुर मंडी, इसके पास यमुना में आसन नदी मिल जाती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हमने उत्तरकाशी वाली वीडियो पढ़ी थी, हमने उसमें यमुना का पूरा तंत्र देखा था कि यमुना कहाँ से आती है और कहाँ को चली जाती है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि यमुना देहरादून के किस स्थान से राज्य से बाहर चली जाती है। ठीक है, अगला है, चंदबाड़ी ताल कहाँ स्थित है? तो चंदबाड़ी ताल जो है यह देहरादून में स्थित है। अन्य कौन सा ताल है? यहाँ पर कांसरो ताल है। किस स्थान का प्राचीन नाम कुब्जा भ्रग था? तो कुब्जा भ्रग जो प्राचीन नाम है वो है ऋषिकेश का। ऋषिकेश के अन्य उपनाम देखें तो संत नगरी, योग की वैश्विक राजधानी या गंगानगर इसको कहा जाता है। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि योग की राजधानी किसको कहा जाता है या योगानगर किसको कहा जाता है? ऋषिकेश को यह कहा जाता है, हरिद्वार को नहीं कहा जाता, ध्यान में रखना। ठीक है, अगला है, प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट कहाँ स्थित है? तो त्रिवेणी घाट की जो लोकेशन है ये ऋषिकेश में ही स्थित है। ऋषिकेश स्थित स्वर्ग आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ऋषिकेश में जो स्वर्ग आश्रम है ये बसाया था किसने? स्वामी विशुद्धानंद ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और
ऋषिकेश का ये सबसे प्राचीन आश्रम इसको बोला जाता है। कौन सा आश्रम है? स्वर्ग आश्रम। ऋषिकेश स्थित राम झूला को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? देखिए ऋषिकेश का जो लक्ष्मण झूला है वो तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर पूछ रहा है जो राम झूला है इसका अन्य नाम क्या है? तो शिवानंद झूला इसका अन्य नाम है। ठीक है। ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? देखिए अभी हमने सबसे प्राचीन आश्रम पढ़ा, वो कौन सा आश्रम था? स्वर्गाश्रम था। अब हम देख रहे हैं सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, वो है भरत मंदिर। ये इसकी लोकेशन भी ऋषिकेश में है। ऋषिकेश में एम्स की स्थापना कब की गई थी? तो एम्स की स्थापना की गई थी यहाँ पर 2012 में, यानी कि 2012 में इसमें काम करना शुरू हुआ, यानी कि इसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई, कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और 2014 से एम्स ने क्या कर दिया? ऑपरेशन यहाँ पर शुरू हो गया। ठीक है, यानी कि ऑपरेट शुरू हो गया। अगला है इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसकी लोकेशन है ऋषिकेश में, देहरादून में। वर्तमान में ये संस्था बंद है। अन्य कौन सा है यहाँ पर? हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, इसकी लोकेशन भी कहाँ है? देहरादून में। देहरादून में किस वर्ष देश के पहले वन महाविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो देखिए जो भारत का पहला वन महाविद्यालय था वो देहरादून में स्थापित किया गया था 1878 में। ठीक है, बाद में इसी महाविद्यालय का नाम परिवर्तित करके 1884 में क्या कर दिया गया? इंपीरियल फॉरेस्ट ऑफ स्कूल, और फिर इसी को 1906 में नाम दे दिया गया इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और आज़ादी के बाद इसका नाम आ गया फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी कि FRI। तो FRI की जो स्थापना होती है वो 1906 में होती है। ठीक है, मूल रूप से हम इसको 1906 ही मानते हैं। ठीक है, जहाँ पर इसका नाम क्या पड़ा? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? तो भारत के जो पहले वन महानिरीक्षक थे वो थे डॉक्टर डिट्रिच बैंडिस। इन्हीं की सलाह पर जो ये ऊपर 1878 में पहला वन महाविद्यालय खोला गया था वो इन्हीं की सलाह पर खोला गया था। ठीक है, 1865 में ये भारत के पहले वन महानिरीक्षक बने थे। अगला है किस वर्ष FIR को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? तो FRI को, ठीक है, FRI को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया 1991 में। ठीक है, और इसने अपनी 100वीं जो जयंती है वो कब मनाई? 2006 में। ठीक है, तो वहीं से बोल सकते हैं कि 1906 में भी, और जो इसने अपना 100वां साल मनाया 2006 में इसने मनाया। ठीक है, FRI के जो मुख्य गेट है, ठीक है, FRI का जो मुख्य गेट है उसका क्या नाम है वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, अगला है देहरादून के कुलागढ़ में वन अनुसंधानशाला की स्थापना कब की गई थी? तो कुलागढ़ में वन अनुसंधानशाला आपको पूछेगा कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। 1929 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है राज्य में किस स्थान पर अति हिमकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है? तो अति हिमकृत वीर्य उत्पादन केंद्र है श्यामपुर, देहरादून में। भेड़ पालकों से संबंधित नुणाई मेला कहाँ लगता है? तो देखिए नुणाई मेला ये किससे संबंधित है? भेड़ पालकों से संबंधित है, और ये लगता है जौनसार क्षेत्र में जो कि देहरादून में है। ठीक है, जौनसारियों रहते हैं ना वहाँ पर कई सारे, तो जौनसार क्षेत्र का ये मेला है, जौनसारियों का ये मेला है नुणाई मेला। अन्य कौन कौन से मेले हैं जो देहरादून में प्रसिद्ध हैं तो उनको देख लेते हैं। जैसे एक है टपकेश्वर मेला, ये भी देहरादून में लगता है, मैंने आपको पहले ही बताया। कब लगता है? शिवरात्रि के टाइम पर। ठीक है, भद्रराज मेला लगता है वहाँ पर, और भी कुछ मेले हैं जैसे बिस्सू मेला लगता है नैनीताल में। ठीक है, एक मेला तो उत्तरकाशी में हमने पढ़ा था ना, धनुष बाण के लिए, उत्तरकाशी वाली वीडियो में। तो वैसे ही यहाँ पर भी एक बिस्सू मेला यहाँ का भी प्रसिद्ध है। अगर आपको ऑप्शन में उत्तरकाशी नहीं देता है तो आप जौनसार क्षेत्रों को या देहरादून को सेलेक्ट कर सकते हैं। अन्य मेला कौन सा लगता है यहाँ पर? एक जखोली मेला भी लगता है देहरादून में। ठीक है, और खंगला मेला भी यहाँ पर एक आयोजित किया जाता है। ठीक है, देहरादून में ही। अन्य मेला देखें तो झंडा मेला कहाँ लगता है? देखिए प्रसिद्ध मेला है झंडा मेला, ये भी देहरादून में लगता है। होली के 5वें दिन इसका आयोजन किया जाता है। अगला है गुरु रामराय किस वर्ष देहरादून आए थे? तो देखिए इस क्वेश्चन को लेकर कई सारे विवाद है, कई सारे बुक्स में इसका आंसर अलग अलग दिया गया है। ठीक है, नेट पे भी इसके आंसर आपको डिफरेंस मिलते हैं। ये देहरादून कब आए थे? 1676 में ये देहरादून आए थे। ऐसा बोला जाता है कि ये 1676 में देहरादून आए, और 1699 में इन्होंने जो झंडा दरबार साहिब है वहाँ पर गुरुद्वारा है जो, उसकी स्थापना इन्होंने की। लेकिन कई स्रोतों में कहा गया है कि 1687 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से आपको जो वहाँ पर ऑप्शन मिले आप उसको टिक करें। ठीक है, तो इनकी जो आने का टाइम बताया गया है वो बताया गया है 1676 में। फतेह शाह ने इनको 3 गांव भेंट में दिए थे। कौन कौन से वो 3 गांव थे? ठीक है, वो आप मुझे बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन से इनको 3 गांव फतेह शाह के द्वारा दिए गए थे? ठीक है, शायद हमने उसको उत्तराखंड जी के वन लाइनर की सीरीज़ में हम उसको पढ़ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें,
झंडा दरबार गुरुद्वारा का भव्य निर्माण किसने करवाया था? देखिए, जो झंडा दरबार गुरुद्वारा है ये देहरादून में स्थित है और इसका निर्माण कराया था माता पंजाब कौर ने। ये किनकी पत्नी थी? ये इन्हीं की पत्नी थी। ठीक है, गुरु राम राय थे कौन? गुरु राम राय जो सिखों के 7वें गुरु थे, गुरु हर राय, उनके सबसे बड़े ये पुत्र थे। ठीक है, और जो इनके छोटे भाई थे गुरु हरकिशन, ये सिखों के 8वें गुरु हुए थे। ठीक है, तो गुरु राम राय हर राय के पुत्र थे और ये देहरादून आए थे। फतेह शाह ने इनको 3 गांव भेंट में दिए थे। कौन कौन से वो 3 गांव थे? खुड़बुड़ा था एक राजपुर गांव था और एक था चामासारी गांव। ठीक है, तो वो तीनों गांव इन्होंने इनको भेंट में दिए थे औरंगजेब के कहने पर। ठीक है, औरंगजेब इनको बहुत मानते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान ये देहरादून में स्थित है। संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद का जो गठन किया गया ये 2004 को देहरादून में किया गया। अगला है, देहरादून रेलवे स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1900 में देहरादून रेलवे स्टेशन की स्थापना की गई थी और इसी वर्ष हरिद्वार को देहरादून से जोड़ा गया था। ठीक है, तो देहरादून हरिद्वार को कब जोड़ा गया? 1900 में। और 2003 में जो ये देहरादून रेलवे स्टेशन है इसको ISO का दर्जा मिला था और ISO का दर्जा प्राप्त करने वाला ये राज्य का पहला रेलवे स्टेशन है। ठीक है, जॉलीग्रांट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो जॉलीग्रांट हवाई अड्डा जो है यहाँ देहरादून में ही स्थित है। जब पहले 2016 में कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने केंद्र के पास एक प्रस्ताव भेजा कि जॉलीग्रांट हवाई अड्डे का नाम आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर रख दिया जाए। ठीक है, वो प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार के पास ही है। उसके बाद जब भाजपा सरकार आई तो भाजपा सरकार ने फिर से एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा हुआ है कि जॉलीग्रांट हवाई अड्डे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाए। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसका नाम किसके नाम पर पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक चांसेस है कि इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा। देहरादून स्थित ढालीपुर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो देखिए, ढालीपुर परियोजना इसकी लोकेशन देहरादून में है, यमुना नदी पर यह बनी हुई है। अन्य कुछ परियोजनाएं हैं जो देहरादून में है, जैसे लखवाड़ परियोजना ये यमुना नदी पर है, छिबरो परियोजना टोंस नदी पर है, खोदरी परियोजना ये यमुना पर है, ग्लोगी मसूरी परियोजना देखिए ये उत्तर भारत की पहली है और उत्तराखंड की भी पहली है। 1906-1907 में इसकी स्थापना की गई थी। ग्लोगी मसूरी परियोजना की भट्टाफाल पर ये स्थित है। इससे जो प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था शायद ये 1912 से इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। किसाऊ बांध परियोजना ये किस नदी पर है? ये है टोंस नदी पर ये स्थित है। और इन सब की लोकेशन कहाँ है? इन सब की लोकेशन है देहरादून में। अगला है, देहरादून में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शाखा कब खोली गई थी? तो RBI का एक उप मुख्यालय यहाँ पर बोल सकते हैं कि इस RBI की एक शाखा यहाँ पर खोली गई थी, ब्रांच यहाँ पर खोली गई थी देहरादून में जून 2006 में। किस जनपद के मार्बल उद्योग विकसित हैं? तो विकसित मार्बल जो उद्योग है वो कहाँ है? देहरादून में है। अगला है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डील ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ये कहाँ स्थित है? तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डील फैक्ट्री या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ये देहरादून में है। अगर डील के फुल फॉर्म की बात करें तो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन एंड लेबोरेटरी इसके फुल फॉर्म है। ठीक है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन एंड लेबोरेटरी। ठीक है, तो ये सभी कहाँ हैं? ये तीनों देहरादून में है। राज्य की अधिकांश सीमेंट फैक्ट्रियाँ कहाँ किस जनपद में स्थित हैं? तो अधिकतम जो सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं वो उनकी लोकेशन है देहरादून। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र या फिर यूसैक के नाम से हमने इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये देहरादून में है और इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। ठीक है, अगला है, देहरादून में भारतीय सेना अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1932 में 1 अक्टूबर के दिन इसकी स्थापना की गई थी। गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की स्थापना किसने की थी? तो श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की स्थापना महंत इंद्रेश चरण दास ने 1950 में की थी। कहाँ की थी? देहरादून में। अगला है, देहरादून स्थित DAV कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो DAV कॉलेज की लोकेशन कहाँ है? ये भी देहरादून में है। ठीक है, जो प्रमुख DAV कॉलेज है और इसकी स्थापना की थी ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी ने 1902 में। भारत के पहले पंजीकृत स्कूल दून कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो भारत का जो पहला पंजीकृत स्कूल था द दून स्कूल भी इसको बोला जाता है, इसके संस्थापक थे सतीश रंजन दास। 1935 में इन्होंने दून स्कूल की स्थापना की थी। ठीक है, अगर बात करें देहरादून के कुछ प्रमुख स्कूलों की तो सेंट जॉर्ज स्कूल ये भी देहरादून में है, 1853 में इसकी स्थापना हुई। वेलहम गर्ल्स कॉलेज इसकी स्थापना भी कब की गई? 1857 को की गई, ये भी देहरादून में स्थित है। ठीक है, अगर बात करें ये तो देखिए वेलहम गर्ल्स कॉलेज है, अगर आपको पूछा जाए वेलहम बॉयज़ कॉलेज तो ये भी वहीं है, देहरादून में ही है और इसकी स्थापना 1937 में की गई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। गर्ल्स की कब की गई? 1857, बॉयज़ की पूछेगा 1937। लंडौर लैंग्वेज स्कूल इसकी स्थापना की गई 1870 में। महादेवी कन्या पाठशाला 1902, बाइटलैंड स्कूल इसकी स्थापना 1958 में।
अन्य स्कूलों की बात करें तो एशियन स्कूल और वुडस्टॉक स्कूल, इनकी लोकेशन भी कहाँ है, ये सभी स्कूल है देहरादून में। गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो गढ़वाली समाचार पत्र इसका प्रकाशन होता था देहरादून से 1905 में, ठीक है। 1905 से इसकी शुरुआत हुई थी। और किसने इसकी शुरुआत की थी, गढ़वाल यूनियन के द्वारा ये शुरू हुआ था। आप मुझे ये कमेंट करके बताएं कि इसके पहले संपादक कौन थे और 1912 में से इसके संपादक कौन बने थे, ठीक है, जो इसके लिए जेल भी गए थे। अगला है कुछ प्रमुख पत्रिकाएं देख लेते हैं देहरादून की कौन कौन सी है। उत्तराखंड दर्शन, पर्वत जन, युगवाणी, धाद, गढ़वाल पोस्ट, दैनिक जन लहर, ये सभी पत्र या पत्रिकाएं कहाँ से आती थी, इन सभी आते थे देहरादून से, ठीक है। सीमांत वार्ता, हिमवंत, नया जमाना, आपको पूछ लेगा कि नया जमाना नामक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था, देहरादून से। हिमवंत आ गया, सीमांत वार्ता आ गई, सब कहाँ से आते थे, देहरादून से। अगला है राज्य में महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज कौन सा है, या इसको ऐसे भी पूछा जाता है कि राज्य में महिला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है, तो वो कौन सा है, शुद्धोवाला पॉलिटेक्निक, जो कि देहरादून में स्थित है। आपको प्रश्न पूछा जाता है ये वाला कि राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है, वो है शुद्धोवाला पॉलिटेक्निक, देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय किस वर्ष देहरादून स्थानांतरित किया गया था, तो जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया का विभाग है, इसकी स्थापना 1942 को देहरादून में, इसकी स्थापना नहीं, इसको वहाँ से ट्रांसफ़र करा गया, ठीक है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 1767 में इसकी स्थापना हो चुकी थी बंगाल में। 1942 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस दौरान इसको देहरादून लाया गया था, ठीक है। देहरादून में कब लाया गया, 1942 में, और स्थापना हुई थी इसकी 1767 में। और भारत का जो पहला डाक टिकट था वो भी इसी विभाग ने जारी किया था, किस वर्ष किया था, 1854 में। अगर हम कुछ प्रमुख संस्थानों के देखें, अगर नाम देखें या उनकी स्थापना देखें देहरादून के, तो एक है देहरादून वन संग्रहालय, इसकी स्थापना कब की गई, 1914 में। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, यानी कि इसको इंग्लिश में लिखा जाता है IIRS, शायद यही होगा, ठीक है, IRRS होगा, ठीक है। इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ठीक है, IIRS है। वाड़ी संस्थान, इसकी स्थापना 68 में। IIRS की स्थापना 1966 में। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय 1989 में की गई थी, इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा 2007 में दिया गया था। तो आपको पूछेगा स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, 1989 में, डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया 2007 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट अकेडमी कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है, 1987 में, ठीक है। 1938 में इसकी स्थापना की गई थी इंडियन फॉरेस्ट स्कूल के नाम से, और बाद में पुनः स्थापना किया गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट अकेडमी के नाम से, ठीक है। अगला है पेट्रोलियम एवं ऊर्जा विश्वविद्यालय, तो पेट्रोलियम एवं ऊर्जा विश्वविद्यालय कहाँ है, ये भी देहरादून में है, 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय 2005 से है। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय 2009 से है। ग्राफिक एरा डिम्ड विश्वविद्यालय ये भी 2008 से देहरादून में है। उत्तराखंड भाषा संस्थान और उत्तराखंड उर्दू अकेडमी 2010 और 2013 से ये कहाँ स्थित हैं, देहरादून में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ONGC जो है वो भी देहरादून में स्थित है। ONGC की स्थापना कब की गई थी देहरादून में, 1956 में, ठीक है। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब की गई देहरादून में, 1956 में उसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसे देहरादून का सुल्तान कहा जाता था, ठीक है। देहरादून का जो सुल्तान कहा जाता था, ये कहा जाता था महावीर त्यागी को, ठीक है। महावीर त्यागी का जो जन्म होता है ये होता है 1899 में, और देहरादून से सांसद बनने वाले ये पहले व्यक्ति थे, ठीक है। जब पहले आम चुनाव होते हैं आज़ादी के बाद तो ये देहरादून से सांसद बनते हैं। श्रीदेव सुमन ने देहरादून में किस वर्ष टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी, तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि देखिए टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी, देहरादून में हुई थी 1931 में, ठीक है। अगला है राज्य में विज्ञान धाम किस जनपद में स्थित है, तो जो विज्ञान धाम है इसकी लोकेशन है देहरादून में। चक्राता छावनी कब स्थापित की गई थी, तो चक्राता को छावनी के रूप में स्थापित किया गया 1866 में। 1836 में जो मसूरी में है लंडौर छावनी, उसकी स्थापना की गई। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि देहरादून छावनी की स्थापना किस वर्ष की गई, ठीक है। देहरादून में खेल अकेडमी की स्थापना कब की गई, तो देखिए देहरादून में खेल अकादमी स्थित है, इसकी लोकेशन, और इसकी स्थापना की गई थी 2001 में। महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है, तो महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की लोकेशन जो है वह देहरादून में है, ठीक है। एक अन्य जो संस्था है वो देहरादून में है, कौन सी है, दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र। तो आपको पूछेगा दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की स्थापना देहरादून में कब की गई, तो 8 दिसंबर 2006 को जो दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र है उसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है
प्रमुख खिलाड़ियों के नाम देख लेते हैं, कौन कौन से प्रमुख खिलाड़ी हैं जो देहरादून से संबंधित हैं। पहले आते हैं अभिनव बिंद्रा। देखिए, अभिनव बिंद्रा भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, कौन है? अभिनव बिंद्रा। निशानेबाजी से इनका संबंध है, निशानेबाजी स्पोर्ट्स से खेलते हैं, अभी रिटायर हो चुके हैं, अब ये बिजनेसमैन है। ठीक है, तो निशानेबाजी से इनका जन्म देहरादून में होता है। हरदयाल सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं। राम बहादुर छेत्री फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। राम बहादुर छेत्री को किस उपनाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? ये मैंने आपको हमारी जो उत्तराखंड जी के वन लाइनर वाली सीरीज है उसमें भी बताया था कि इनको चाइना वॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और किस खिलाड़ी को आयरन वॉल के नाम से जाना जाता है, आप मुझे वो कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो राम बहादुर छेत्री को कहा जाता है चाइना वॉल। वीर बहादुर गुरुंग, इनका संबंध भी फुटबॉल से है। परम बहादुर मल, ये मुक्केबाज हैं। स्नेहा राणा, ये क्रिकेट खेलती हैं, ये भी देहरादून से हैं। यशवंत सिंह रावत, ये एथलीट हैं, इनका संबंध भी देहरादून से है। त्रिलोकपाल सिंह और गजेंद्र सिंह नेगी, ये सभी क्या हैं? ये तीनों एथलीट हैं और तीनों का संबंध है देहरादून से। ठीक है, एक प्रश्न हमने उसमें देखा था, जो हमारी जो उत्तराखंड जी के वन लाइनर की सीरीज चल रही है, कि देहरादून में जो घंटाघर है उसकी स्थापना कब हुई थी और किसने की थी और उसका वास्तविक नाम क्या था? आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था ना वीडियो की शुरुआत में कि हम कई सारे प्रश्नों को एंड में भी देखेंगे, कि जो मैंने इसमें नहीं लिए हैं लेकिन उत्तराखंड जी के वन लाइनर की सीरीज में हम उनको कर चुके हैं। तो देखिए, जो देहरादून में घंटाघर है उसका जो वास्तविक नाम है वो है बलवीर क्लॉक टावर। ठीक है, बलवीर क्लॉक टावर उसका वास्तविक नाम है। उसका जो शिलान्यास किया गया था वो किया गया था 1948 को। तत्कालीन जो गवर्नर थी इस प्रांत की, ठीक है, संयुक्त प्रांत के उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर थी सरोजनी नायडू, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था। ठीक है, और जब ये फाइनली बनकर तैयार हो गया था तो जो इसका उद्घाटन किया था बलवीर क्लॉक टावर का 1953 में वो किया था। किसने के द्वारा किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा किया गया था, जो उस समय भारत के रेल मंत्री थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो देहरादून में घंटाघर है उसका वास्तविक नाम क्या है? बलवीर क्लॉक टावर। कुछ आंकड़े देख लेते हैं हम जनसंख्या से संबंधित। अगर हम बात करें देहरादून की कुल जनसंख्या कितनी है, तो वो है 16, लगभग 17% के आसपास इनकी जनसंख्या है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर ही है। ठीक है, जो पहले दूसरे होते हैं ना, ऊपर से चाहे नीचे से, वो महत्वपूर्ण होते हैं। तो दूसरे नंबर पर ही जनसंख्या के मामले में कुल जनसंख्या कितनी है, तो 16,96,694 लोग यहाँ पर रहते हैं। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो तीसरे नंबर पर है ये जनसंख्या घनत्व के मामले में, 549 घनत्व यहाँ पर है। दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो 32.33% यहाँ पर दशकीय वृद्धि दर हुई है। दशकीय वृद्धि दर के मामले में भी ये दूसरे नंबर पर है। ठीक है, लिंग अनुपात की बात करें तो लिंग अनुपात सबसे खराब है यहाँ पर, इससे खराब केवल हरिद्वार का है। ठीक है, और हरिद्वार के बाद किसका नंबर आता है? देहरादून का। साक्षरता की बात करें तो साक्षरता में पहले नंबर पर है देहरादून। आपको ध्यान में रखना है इस बात को कि उत्तराखंड का सबसे साक्षर जिला कौन सा है, वो है देहरादून। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या देहरादून में रहती है, और अगर सबसे कम ग्रामीण वहाँ पर है तो यानी कि इसका अपोजिट सही होगा। सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ रहती है, वो भी देहरादून में रहती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सबसे कम ग्रामीण और सबसे ज़्यादा शहरी या नगरीय जनसंख्या देहरादून में रहती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड जिले अध्ययन पे के अंदर हम जो जिलेवार पढ़ रहे थे। आज उसके अंदर हमारी जो छठा जिला हमने कवर किया, देहरादून के बारे में हमने पढ़ा। और कुछ क्वेश्चन से इसके अंदर देखिए, हमने उसके अंदर इस वाली वीडियो में हमने उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में नहीं पढ़ा, क्योंकि आपको पता होगा उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना मसूरी में ही होती है 1979 में। ठीक है, 1979 में जो पर्वतीय जन विकास सम्मेलन था उसका आयोजन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, पर्वतीय जन विकास समिति थी, उसका एक सम्मेलन मसूरी में आयोजित किया जाता है, और इसी सम्मेलन में गठन किया जाता है उत्तराखंड क्रांति दल का, जिसके पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं डी पंत। ठीक है, तो ये भी हम उत्तराखंड जी के वन लाइनर की सीरीज में पढ़ चुके थे, लेकिन हम यहाँ पर जल्दी से उनका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, एक और चीज़ हमने उसमें पढ़ी थी मसूरी गोलीकांड के बारे में। तो मसूरी गोलीकांड था जो, ये कब घटित हुआ था? ये हुआ था 2 सितंबर 1994 को। ठीक है, 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि 1 तारीख को, उससे पहले एक दिन पहले जो खटीमा था वहाँ पर गोलीकांड हुआ था, और उसके विरोध में यहाँ पर सभा चल रही थी जिसके ऊपर गोलियाँ चलवा दी गई थी। ठीक है, तो मसूरी गोलीकांड कब हुआ था? 2 सितंबर 1994 को। कुछ मेलों की हमने बात करी थी, तो क्वानू मेला हमने देखा नहीं ऊपर, तो क्वानू मेला भी कहाँ लगता है? ये चक्राता में लगता है। ठीक है, और चक्राता के नज़दीक कौन सी नदी बहती है, वो भी हमने उत्तराखंड जी के वन लाइनर की सीरीज में देखा था। खतनू नदी कहाँ बहती है? चक्राता के नज़दीक ये बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे जो उत्तराखंड जिलेवार अध्ययन था, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने देखे देहरादून से संबंधित। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हमने देखा कि जो कैप्टन यंग है वो मसूरी का संस्थापक है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ कि जो मसूरी का फादर किसे को कहा जाता है, वो भी हम उत्तराखंड जी के वन लाइनर में देख चुके हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं उत्तराखंड, ठीक है, कि मसूरी का फादर किसको कहा जाता है, फादर ऑफ मसूरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।